नमस्कार, मैं रवीश कुमार। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरोव को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। पावेल ड्यूरोव अपराधी है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नायक, इसे लेकर खूब बहस चल रही है। टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया गया तो नंबर बाकियों का भी आएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। बहस का एक मुख्य बिंदु यह भी है कि क्या टेलीग्राम निजता के ऐसे उच्चतम मानकों की गारंटी देता है जिसे टोटल एन्क्रिप्शन कहते हैं। इसका एन्क्रिप्शन कितना सुरक्षित है। ड्यूरोव कहते हैं कि वे दखल देने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। अभिव्यक्ति बेरोक टोक होनी चाहिए। सरकारों के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम इस वीडियो में विस्तार से इन सवालों पर बात करेंगे। इस खबर में आपको इसलिए भी दिलचस्पी रखनी चाहिए कि दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कैसे उस तरह चलाया जा रहा है, यह जानना जरूरी है। कई बार सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म आपकी अभिव्यक्ति और जानने की स्वतंत्रता को कुचलते हुए पकड़े जा चुके हैं। एक खास तरह की हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देते हुए भी पकड़े गए हैं। तो कई बार सरकारें इन सब प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने के चक्कर में उलझ जाती हैं। गूगल के सुंदर पिचाई, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग और टिकटॉक के शू जिच्यू सबसे पूछताछ हो चुकी है। जांच एजेंसियों ने भी की है, अमेरिकी कांग्रेस में भी हुई है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या पावेल कानून से ऊपर हैं। एक्स के मालिक इलन मस्क और विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन ने भी ड्यूरोव का बचाव किया है। एडवर्ड स्नोडन ने ट्वीट किया है कि पावेल ड्यूरोव की गिरफ्तारी बोलने के मानवाधिकारों पर हमला है। मुझे हैरानी हुई कि मैक्रो ने ऐसा किया ताकि लोग क्या बात कर रहे हैं वे ये सब जान सकें। यह केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गरिमा को कम करता है। टेक्नोलॉजी और अभिव्यक्ति के अधिकार के बीच उलझे संबंधों पर बहस के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #फ्री पावेल फ्री ड्यूरोव चल निकला है। सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इस लड़ाई में आपकी अभिव्यक्ति किस हद तक बची हुई है, यह बड़ा सवाल है। इसलिए यह देखना पड़ेगा कि लगाम प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा है या आप नागरिकों पर, वरना आप नाम के नागरिक तो रह जाएंगे, जीवन गुलामों वाला रह जाएगा। 29 साल के पावेल ड्यूरोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हीरो क्यों माना जाता है? क्योंकि जब रूस ने कहा कि या तो अपनी कंपनी का सारा डेटा दे दो या देश छोड़ दो, पावेल ने देश छोड़ दिया, मगर अपने यूजर्स का डेटा पुतिन की सरकार के हवाले नहीं किया। सोशल मीडिया पर पावेल की तस्वीरें भरी पड़ी हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। 2006 में पावेल ड्यूरोव ने फेसबुक जैसी कंपनी बना दी जिसका नाम रखा वी कॉन्टैक्ट। यह प्लेटफॉर्म चंद सालों में ही रूस में लोकप्रिय हो गया, मगर उसके बाद क्रेमलिन की नजर पड़ गई और ड्यूरोव पर यूजर्स का डेटा देने के लिए दबाव डाला जाने लगा। ड्यूरोव ने बताया कि 2011 के आसपास रूसी सुरक्षा बल उनके घर आ गए। रूस ने पावेल ड्यूरोव को उनकी फेसबुक जैसी वेबसाइट वी कॉन्टैक्ट पर विपक्षी नेताओं के पेज बंद करने के लिए कहा था। ड्यूरोव ने यह आदेश नहीं माना, बल्कि एक फोटो पोस्ट कर दिया जिसमें एक कुत्ते को हड्डी पहने और जीभ चिढ़ाते दिखाया गया। कैप्शन में बेखौफ होकर लिख दिया, खुफिया एजेंसियों ने मांग की है टेलीग्राम के समूहों को ब्लॉक कर दूं, उस पर मेरी आधिकारिक प्रतिक्रिया। रूसी सरकार ने अंततः उन्हें एक अल्टीमेटम दे दिया, वी कॉन्टैक्ट के यूजर्स का डेटा दे दो या कंपनी का नियंत्रण त्याग कर देश छोड़ दो। ड्यूरोव ने दूसरा विकल्प चुन लिया, रूस छोड़ दिया। निर्वासन की हालत में ड्यूरोव ने टेलीग्राम बना दिया। ड्यूरोव ने जिस रूस को छोड़ दिया, उस रूस ने उनकी गिरफ्तारी पर चिंता जाहिर की है और रूस और फ्रांस आपस में भिड़ गए हैं। रूस ने 2020 में टेलीग्राम से प्रतिबंध हटा लिया था, इसलिए इस मामले में रूस को भी संदेह की निगाह से देखा जा रहा है। पश्चिमी मीडिया का एक तबका ऐसे मौकों की तलाश में रहता ही है। गार्डियन ने लिखा है कि रूस के विदेश मंत्रालय ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर फ्रांस की आलोचना की है। इस समय ड्यूरोव के पास रूसी पासपोर्ट के अलावा 3 अन्य देशों की नागरिकताएं हैं। फिर भी रूसी विदेश मंत्रालय ने गिरफ्तारी को लेकर फ्रांस पर हमला किया है। ड्यूरोव के पास फ्रांस की भी नागरिकता है। यह भी दिलचस्प है कि फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात दोनों पावेल ड्यूरोव को अपना नागरिक बताकर आमने सामने हो गए हैं।
इसलिए संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांस की आलोचना की है और तत्काल रूप से ड्यूरोप को सभी काउंसलर सुविधाएं देने की मांग की है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकों की देखभाल, उनके हितों की रक्षा और उन्हें हर तरह का संरक्षण प्रदान करना यूएई की सर्वोच्च प्राथमिकता है। टेलीग्राम का हेडक्वार्टर दुबई में है, मगर आपको हैरानी होगी कि टेलीग्राम में केवल 30 लोग ही काम करते हैं। कहा जाता है कि यह छोटी टीम किसी हाई एफिशिएंसी सैन्य टुकड़ी की तरह काम करती है। ड्यूरोप खुद ही सारा काम करते हैं और कंपनी में कोई एचआर विभाग नहीं। रिपोर्ट में यह भी पढ़ने को मिला कि ड्यूरोप लगातार अपना देश और ठिकाना बदलते रहते हैं। कई इंजीनियर उनके साथ ठिकाना बदलते रहते हैं और चलते चलते ही ऐप को चलाने, अपडेट करने का काम करते हैं। ड्यूरोप प्राइवेट जेट से सफर करते हैं, लेकिन बहुत सामान खरीदने और जुटाने में विश्वास नहीं रखते। ब्लूमबर्ग में उनके बारे में रिपोर्ट है कि उनका नेटवर्थ 9 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। अपने जेट से ही बाकू से आ रहे थे, पेरिस में गिरफ्तार कर लिए गए। इसलिए टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरोप की गिरफ्तारी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थकों के बीच भूचाल ला दिया है। उन सब की पहचान की जा रही है जो स्वतंत्रता की बात तो करते हैं मगर ड्यूरोप की गिरफ्तारी पर नहीं बोल रहे या किसी तरह से बचकर निकल रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारी पेरिस में हुई है और उस व्यक्ति की सरकार की पुलिस ने की है जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगुवा बताते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जो लिबरल दुनिया के अगुवा नेताओं में से एक हैं, सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ड्यूरोप की गिरफ्तारी के बारे में कहा कि फ्रांस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन चाहे सोशल मीडिया हो या वास्तविक जीवन, एक कानून के शासन वाले देश में स्वतंत्रता को कानूनी ढांचे के अंतर्गत ही बरकरार रखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि मैसेजिंग की दुनिया में टेलीग्राम कहां तक हमारे जीवन का हिस्सा है। टेलीग्राम मूलतः एक मैसेजिंग ऐप है, जैसे व्हाट्सएप है या सिग्नल है। इसकी खासियत यह है कि इसमें ग्रुप और प्रसारण चैनल बना सकते हैं, जिस कारण यह ऐप सोशल मीडिया फोरम की तरह काम करता है और इसका फेसबुक जैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। टेलीग्राम में आप 2 लाख लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में इसकी संख्या बहुत सीमित होती है। इसके चैनल की लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए ही व्हाट्सएप ने चैनल का एप्लीकेशन जोड़ा। भारत में कोचिंग करने वाले या परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्र टेलीग्राम पर सक्रिय रहते हैं। विषय के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं और वहां किताबों से लेकर लेक्चर की चर्चा करते हैं। कई बार पूरी की पूरी किताब भी भेज देते हैं, जो कॉपीराइट नियमों के हिसाब से गलत है। टेलीग्राम में आप कितनी भी बड़ी मीडिया फाइल हो, वीडियो फाइल हो, भेज सकते हैं और उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। इसलिए मीडिया से जुड़े लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। पूरी की पूरी फिल्म भी भेज देते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ऐसा करना अपराध है। इस वजह से भी टेलीग्राम पर आरोप लगता है कि इसका प्लेटफॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियमों की परवाह नहीं करता और चोरी को बढ़ावा देता है। टेलीग्राम पर आरोप लगता है कि उसके ऐप पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्रियों का प्रसार आसानी से होता रहता है। दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक यूजर्स टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इस हिसाब से यह ट्विटर या एक्स से भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। यह सेवा यूक्रेन, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत और रूस में काफी लोकप्रिय है। यह इसलिए भी हुआ कि टेलीग्राम अपना डेटा किसी से शेयर नहीं करता, किसी कंपनी को नहीं बेचता। ड्यूरोप कह चुके हैं कि सरकारों को इंटरनेट सेंसर नहीं करना चाहिए। टेलीग्राम के हिसाब से भारत बहुत बड़ा बाजार है, उनके लिए दुनिया में सबसे बड़ा बाजार, लेकिन भारत में व्हाट्सएप का इस्तेमाल टेलीग्राम से कहीं ज्यादा होता है। इस समय भारत में टेलीग्राम के मासिक यूजर्स की संख्या 11 करोड़ बताई जाती है और व्हाट्सएप के 53 करोड़। यह सब हिंदू बिजनेस लाइन की सिंधु हरिहरन की रिपोर्ट से हमें मिला। बताने का मकसद है कि टेलीग्राम का भारत के बाजार में किस बड़े पैमाने पर दखल है। अब आते हैं टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरोप की गिरफ्तारी क्यों हुई और किस तरह की बातें हो रही हैं, उस पर आते हैं। 24 अगस्त को पावेल ड्यूरोप को पेरिस में गिरफ्तार किया गया। ड्यूरोप पेरिस एयरपोर्ट पर जब विमान से उतरे तो फ्रांसीसी पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। आरोप लगा कि टेलीग्राम अपने प्लेटफॉर्म को तरह तरह के अपराध में इस्तेमाल होने से नहीं रोक रहा है। बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार बेरोक टोक किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर अवैध लेन देन हो रहे हैं,
धोखाधड़ी का अड्डा बन गया है। टेलीग्राम के सीईओ ने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर लिखा है, फ्रांसीसी बाल संरक्षण एजेंसी ऑफमिन ने वारंट जारी किया है। आमतौर पर ऐसे में प्लेटफॉर्म का यही तर्क होता है, उनका यूजर क्या कर रहा है इस पर उनका कोई बस नहीं, साथ ही यूजर्स के बदले उन पर जवाबदेही डालना सही नहीं। रविवार को एक बयान में टेलीग्राम ने कहा, ड्यूरोब के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और यह दावा करना बेतुका है कोई प्लेटफॉर्म या उसका मालिक उस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है। यह स्पष्ट नहीं कि टेलीग्राम की कथित विफलताएं सच में कितनी खतरनाक हैं या फ्रांसीसी अधिकारियों की ओर से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इन बातों को लेकर भी काफी बहस हो रही है। पावेल ड्यूरोब का जन्म रूस में हुआ। उनके जन्म के बाद माता पिता इटली चले गए। ड्यूरोब और उनके भाई निकोलाई दोनों गणित में असाधारण प्रतिभा के मालिक थे। स्कूल में ही उन्होंने कई कारनामे किए। पावेल ड्यूरोब को लेकर कई अखबारों में प्रोफाइल छप रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में पॉल मोजुर और एडम सेटेरियानो की लंबी रिपोर्ट छपी है। इस लेख से थोड़ा तो अंदाजा मिलता है कि अमेरिकी मीडिया का वो हिस्सा पावेल ड्यूरोब की गिरफ्तारी को कैसे देखता है जिसे वर्तमान सरकार का समर्थक माना जाता है, एस्टेब्लिशमेंट का माना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ड्यूरोब हमेशा से आजाद अभिव्यक्ति और सत्ता विरोधी लहर के हिमायती रहे हैं और टेलीग्राम भी इसी बुनियाद पर बना है। यही कारण है कि टेलीग्राम रूस, ईरान में उन लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ जो सत्ता विरोधी विचारधारा के थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पावेल ड्यूरोब का यह सिद्धांत कि वे किसी के बीच दखल नहीं देंगे, इसने उनके प्लेटफॉर्म को आतंकवादियों, चरमपंथियों, बंदूक तस्करों, घोटालेबाजों और ड्रग डीलरों के बीच भी लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद भी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख में उन्हें इंजीनियरिंग क्षेत्र का ईमानदार लीडर कहा गया है, जो अपनी ऐप की विशेषताओं को बेहतर करने में पैसे को भी दांव पर लगा देते हैं। रूस छोड़ने के बाद ड्यूरोब और टेलीग्राम के अन्य इंजीनियर घुमक्कड़ी का जीवन जी रहे हैं। हर कुछ महीने पर वो अपनी लोकेशन बदलते हैं। बार्सिलोना, बर्लिन, हेलेंसिकी और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में रह चुके हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पावेल ड्यूरोब की तस्वीरों से भरे पड़े हैं। इंस्टा पर ड्यूरोब की ये तस्वीरें बता रही हैं वे खुद को हीरो की तरह पेश करते हैं। इंस्टाग्राम पर ड्यूरोब एक सोशल मीडिया हीरो या इन्फ्लुएंसर की तरह नजर आते हैं। लोगों को शराब ना पीने की हिदायत देते हैं, अपनी एक्सरसाइज की वीडियो और बिना शर्ट वाली तस्वीर पोस्ट करते हैं। युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। 1.5 मिलियन फॉलोवर हैं। लेकिन आप फॉलोवर बढ़ाने के लिए शर्ट ना उतारा करें, एक्सरसाइज जरूर कर लिया करें। देखने से लगता है कि ड्यूरोब खुद को रॉबिन हुड की तरह पेश करते हैं। 2012 की एक घटना है। ड्यूरोब और उनके अन्य कर्मचारियों ने सैकड़ों रूबल कागजी हवाई जहाजों में तय करके अपने सेंट पीटर्सबर्ग दफ्तर की खिड़कियों से नीचे उड़ा दिए, जिससे नीचे सड़क पर लोगों में लड़ाई हो गई पैसा लूटने के लिए। लेकिन इससे पहले कि आप ड्यूरोब की इन तस्वीरों को देखकर फैसला दे बैठें कि यह तो सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल चमका रहा है, यह जान लेना जरूरी है कि ड्यूरोब गणित का जीनियस है और इसने आजाद अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जो दुनिया भर की सरकारी एजेंसियों के लिए सरदर्द बन गया है। पावेल ड्यूरोब ने खुद को कभी सरकारों के हवाले नहीं किया, तो क्या यही आधार बनना चाहिए कि वे सार्वजनिक जांच को चकमा देकर निकल जाते हैं? इस बात में कितना दम है कि जब अमेरिका की सिलिकॉन वैली की अन्य ऐसी कंपनियों को एजेंसियों द्वारा पूछताछ की गई, जांच का सामना करना पड़ा, तो पावेल ड्यूरोब को भी जांच का सामना करना चाहिए। एक बहस इस बात को लेकर हो रही है कि टेलीग्राम का एन्क्रिप्शन वैसा क्यों नहीं है जैसा सबका है। व्हाट्सएप दावा करता है कि वह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा देता है, यानी बीच में कोई भी संदेश नहीं पढ़ सकता, व्हाट्सएप भी नहीं। लेकिन गार्डियन ने टेलीग्राम के एन्क्रिप्शन के बारे में लिखा है कि जब तक टेलीग्राम का यूजर गुप्त चैट बनाकर चैट नहीं करता, उसके संदेश को टेलीग्राम भी पढ़ सकता है। फिर गुप्त चैट की सुविधा गुप्त और प्रसारण चैनलों के लिए उपलब्ध नहीं है। गार्डियन ने यह भी लिखा है कि सुरक्षा के प्रति इस दृष्टिकोण के बावजूद टेलीग्राम ने लंबे समय से उन समुदायों को आकर्षित किया है जिन्हें मुख्य धारा के प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं मिलती है, जैसे क्रिप्टो करेंसी के समर्थक, एंटी वैक्सीन कार्यकर्ता। हुआ यह कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क पर इन सबके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ने लगा। तब वहां से ये लोग भागकर टेलीग्राम पर आए। कई फांसीवादी समूह भी
टेलीग्राम पर सक्रिय हैं। यह भी पढ़ने को मिला कि पिछले कुछ वर्षों में टेलीग्राम से बाल यौन शोषण या हिंसा भड़काने वाली सामग्री हटाई गई है, लेकिन अधिकारी अक्सर ड्यूरोव द्वारा सहयोग की कमी से निराश होते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ यह भी चेतावनी देते हैं कि उच्चतम एन्क्रिप्शन मानक ना मानने के कारण यह ऐप उतनी सुरक्षित नहीं है जितना दावा किया जाता है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहती है। पावेल ड्यूरोव बयान दे चुके हैं कि व्हाट्सएप 13 वर्षों तक सर्विलांस का जरिया था। कोई भी ऐप का इस्तेमाल कीजिए, व्हाट्सएप का मत कीजिए। अब सिग्नल के संस्थापक मॉक्सी कह रहे हैं टेलीग्राम आपके मैसेज से क्या क्या कर सकता है और निजी जीवन के बारे में क्या कुछ जान सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। मॉक्सी ने लिखा है कि फ्रांसीसी राजनेताओं और कैबिनेट सदस्यों के लिए शायद बहुत देर हो चुकी है। भले ही वे अब अपने सभी संदेशों को हटाने का प्रयास करें, टेलीग्राम टीम केवल संदेशों को हटाए गए के रूप में चिन्हित कर सकती है, लेकिन वास्तव में उस डेटा को नहीं हटाएंगे जो उनके पास पहुंच चुका है। रूसी टेलीग्राम टीम फ्रांसीसी राष्ट्रपति के हर एक मैसेज को हासिल कर सकती है। भारत में भी सरकार इस बात को लेकर जांच कर रही है कि आपराधिक गतिविधियों में टेलीग्राम का इस्तेमाल किस हद तक हो रहा है। माना जाता है कि यह प्लेटफॉर्म लीक हुए परीक्षा के पेपर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, स्टॉक मूल्यों में हेरफेर और जबरन वसूली के काम में भी इस्तेमाल हो रहा है। हाल ही में जब पेपर लीक के मामले सामने आए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस काम में टेलीग्राम के इस्तेमाल का जिक्र किया था। पावेल ड्यूरोव की गिरफ्तारी से टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने वाली आवाजें यहां बुलंद होने लगी हैं। कई साइबर एक्सपर्ट ने टेलीग्राम की तुलना डार्क वेब से की है। माना जाता है कि हर तरह की अवैध गतिविधियां डार्क वेब में होती हैं, मगर यह सब आरोप तो सभी प्लेटफॉर्म पर लगाए जाते हैं। क्या उनके प्रमुखों को गिरफ्तार कर लिया जाए? फ्रांस ने आरोप लगाया कि टेलीग्राम ने नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को नियंत्रित नहीं किया, कानून और प्रशासन से सहयोग नहीं किया, इसलिए गिरफ्तारी हुई। लेकिन सवाल उठ रहा है कि यूजर्स के व्यवहार के लिए क्या कंपनी के संस्थापक या सीईओ को गिरफ्तार किया जा सकता है? पावेल ड्यूरोव की लड़ाई केवल सरकार से नहीं, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म से भी रही है। कंटेंट कंट्रोल को लेकर एप्पल से भी भिड़ गए। इस कारण से टेलीग्राम पर कई बार प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश हुई। इंटरनेट ब्लॉक से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वीपीएन सॉफ्टवेयर के निर्माता सर्फ शार्क के अनुसार टेलीग्राम को 31 देशों में अस्थायी या स्थायी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। अप्रैल में टकर कार्लसन के साथ ड्यूरोव एक साक्षात्कार में कहते हैं, अमेरिका की एफबीआई एक टेलीग्राम प्रोग्रामर को हायर करने का प्रयास कर रही थी ताकि अमेरिकी सरकार उसके यूजर्स का डेटा ले ले। एफबीआई ने इस टिप्पणी का जवाब नहीं दिया है। सोचिए, 30 लोगों की टीम से टेलीग्राम चलता है और तब भी टेलीग्राम ने सबकी नाक में दम कर दिया है। कुल मिलाकर सबकी नजर आपके डेटा पर है। कई बार कंपनियों की भी नजर होती है, कई बार सरकार की भी, कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, कौन सी साइट पर जाते हैं, क्या खरीदते हैं, किस तरह की विचारधारा रखते हैं। टेलीग्राम यूक्रेन में भी काफी लोकप्रिय है। अब आते हैं इस सवाल पर कि टेलीग्राम यूक्रेन में क्यों इतना लोकप्रिय है। टाइम पत्रिका में इस पर रिपोर्ट है। वेरा बर्गन-ग्रुएन ने लिखा है कि यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान टेलीग्राम क्यों लोकप्रिय हुआ। बताया है कि दोनों देशों में युद्ध को लेकर इसका इस्तेमाल इस कदर बढ़ गया है कि अब इसके बिना युद्ध की कल्पना आप नहीं कर सकते। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सहित यूक्रेन सरकार के तमाम अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने से लेकर हवाई हमलों की चेतावनी तक के लिए इस ऐप पर निर्भर हैं। मुख्य धारा से अलग कर दिए गए रूस के विपक्षी चैनल भी टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। रूस का सरकारी तंत्र भी इसका इस्तेमाल करता है। रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों के नागरिकों के लिए यह सूचना का मुख्य हथियार बन चुका है। वेरा लिखते हैं कि टेलीग्राम की ताकत भी यही है और इससे खतरा भी इसी कारण से है कि इस ऐप में कंट्रोल हासिल करना मुश्किल है। टेलीग्राम में ऐसे कई फीचर हैं जिनके चलते यह जनसंचार का एक प्रबल उपकरण बन जाता है। इसी से यह सरकारी युद्ध प्रोपेगेंडा का प्रमुख औजार बन चुका है। व्हाट्सएप आदि सेवाओं पर नकेल कसी जाने के बाद उनका दुरुपयोग कुछ कम हुआ है, लेकिन टेलीग्राम का इस्तेमाल फ्रिंज ग्रुप और अवैध गतिविधियों में शामिल तत्व भी बेधड़क तरीके से कर जाते हैं।
टेलीग्राम ने टाइम को इन बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। टेलीग्राम को लेकर कितनी तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ इसे मुक्त अभिव्यक्ति का सबसे मजबूत माध्यम बताया जाता है, तो उन्हीं कारणों से इसे अपराधियों का अड्डा भी। पता चल रहा है कि यह माध्यम सरकारों के लिए कितना सरदर्द बन चुका है और जनता के बीच कितना सशक्त हथियार। अपराधों पर लगाम लगाना सरकारों का काम है। अगर उन्होंने ड्रग्स के कारोबार को ठीक से नियंत्रित कर लिया होता तो बहाना बनाने के लिए टेलीग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। इस वीडियो के लिए रिसर्च के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के डॉक्टर टिमोथी कोस्की के एक लेख पर नजर पड़ी। यह लेख हाल ही में द कन्वर्सेशन नाम की पत्रिका में छपा है। इसमें कोस्की लिखते हैं, ड्यूरोव की गिरफ्तारी इस सवाल को उठाती है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री के लिए उस प्लेटफॉर्म की कितनी जवाबदेही बनती है। टेलीग्राम दुनिया भर में काम करने वाला प्लेटफॉर्म है। जाहिर है ऐसे प्लेटफॉर्म का टकराव कई देशों के कानूनों से होगा। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगता है तो उसका असर दुनिया भर में पड़ता है, इसलिए इन्हें कंट्रोल करना जटिल हो जाता है और अंत में हो भी नहीं पाता। रूस की तरफ से दबाव दिया जा रहा है कि टेलीग्राम युद्ध विरोधियों की जानकारी दे दे। दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी लड़ने वाले लोग टेलीग्राम को अपना प्लेटफॉर्म मानते हैं और किसी भी तरह के प्रतिबंध का विरोध करते हैं। डॉक्टर कोस्की की इस बात को ध्यान से सुना जाना चाहिए कि अगर पावेल ड्यूरोव पर आरोप लगाकर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाया जाता है तो इससे पूरी दुनिया में ऐसे प्लेटफॉर्म के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आधार तैयार हो जाएगा। मतलब आज पावेल ड्यूरोव की बारी आई है तो कल जकरबर्ग की भी आ सकती है। लेकिन यह मुकदमा इन प्लेटफॉर्म को इस बात के लिए मजबूर भी करेगा कि वे अपने प्लेटफॉर्म का आपराधिक इस्तेमाल होने से रोकें। इन चर्चाओं की तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। वो यह कि सेंसर के बिना मीडिया, सोशल मीडिया का अस्तित्व अब मुश्किल लगने लगा है। भले ही ग्लोबल नेता अपने भाषणों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लच्छेदार भाषण दे दें और तालियां भी बज जाएं, लेकिन सेंसरशिप को लागू करने के हजार हथियार अब सरकारों के पास आ चुके हैं। इन दिनों फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने भी आरोप लगाया है जो बाइडेन की सरकार ने कोविड के समय सेंसर करने का प्रयास किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, फेसबुक पर भी सेंसर करने का आरोप लगता रहा है और दुनिया भर में फेसबुक खुद इसका अपराधी बताया गया है। तमाम रिपोर्ट हैं। तो सरकारों की नजर पड़ गई है, उनका हाथ गर्दन तक आ रहा है। मुख्यधारा का मीडिया विश्वास के लायक तो रहा नहीं। कब सरकार का प्रवक्ता बन जाए। आपने गजा के मामले में पश्चिम के बड़े बड़े अखबारों को झुकते और रेंगते देखा, हिंसा का साथ देते देखा। मीडिया का अस्तित्व उन संस्थानों में कम सुरक्षित लगता है जिसे हम पारंपरिक तौर पर देखते हैं। कुछ दिनों के लिए मीडिया की शक्ति के ये उपकरण जनता के हाथ लग गए तो अब वे उपकरण उनसे छीने जा रहे हैं। यही लड़ाई है जो बहुत बारीक तरीके से चल रही है। अंत में गर्दन प्लेटफॉर्म की कटेगी और आवाज आप जनता की जाएगी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का प्रसार ही इस वादे के साथ हुआ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बाध विस्तार मिलेगा, लेकिन राजनीतिक दलों से लेकर सरकारों ने पहले इस पर समर्थकों की भीड़ का सेंसर लगा दिया, फिर कानून बना दिया। एक तरफ ये ऐप भी यूजर्स को सेंसर करते हैं, दूसरी तरफ सरकारें इन्हें सेंसर करती हैं। अगर आप बोलने की आज़ादी का मतलब थोड़ा भी समझते हैं तो पहले सुनने और समझने की एकाग्रता का विकास कीजिए और इस खतरे को ठीक से समझिए, वरना हालत ऐसी कर दी जाएगी कि हाथ में बांसुरी तो होगी मगर फूंकने के बाद भी आवाज नहीं निकलेगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।